जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे सामने मेरे सारे दोस्तों को बेरहमी से काटा जा रहा था और मैं वहां बैठा बस थर थर कांप रहा था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि ये सब सिर्फ 10 मिनट पहले ही शुरू हुआ था। मैं एक लड़की को भीड़ से बचाते हुए मर गया था, और जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैं एक कमजोर अदना सा स्लाइम बन चुका था। सच कहूं तो पहले तो मैं पूरी तरह से बौखला गया। तभी ठीक मेरे सामने एक सिस्टम पैनल पॉपअप हुआ, जिसमें मेरी इन्फो दिखाई दे रही थी। मैं लेवल 1 का एक स्लाइम था और मेरे पास दो स्किल्स थी, बॉडी हिट और कोई अननोन इवोल्यूशन नाम की चीज। कौतूहलवश मैंने बॉडी हिट पर क्लिक कर दिया, और तभी अचानक मेरा छोटा सा शरीर हवा में उछला और सीधे जाकर एक पेड़ से टकराया। मेरा सिर पागलों की तरह चकराने लगा। धत्त तेरे की, मैं कितना ज्यादा कमजोर था। और मुसीबत तो देखिए, मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। ऐसा लगा कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं खाया तो मैं सीधे दम तोड़ दूंगा। इसलिए मैंने ठीक अपने सामने मौजूद घास को चरना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पूरा खाया, मेरा पूरा शरीर अकड़ गया और मुझ पर लकवा सा मार गया। वह घास जहरीली थी। सब कुछ धुंधला होने लगा और चक्कर आने लगे। सुस्ता हूँ, धिक्कार है, क्या मैं वाकई एक बार फिर मरने वाला हूँ? लेकिन तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी और उसने मुझे बताया कि मैंने इवॉल्व होने की हिडन कंडीशन को पूरा कर लिया है। और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैंने बिना सोचे समझे येस का बटन दबा दिया और मेरा पूरा शरीर पिघलने और अपना आकार बदलने लगा। जब यह प्रक्रिया पूरी हुई तो मेरा रंग बदलकर हरा हो चुका था और मुझे एक बिल्कुल नई स्किल मिल गई थी, पॉइजन स्पिट। उत्सुकता में मैंने इसका टेस्ट लिया और वह जहर सीधे मेरे मुंह से बाहर निकला और सामने की घास को पिघला कर रख दिया। मैं दंग रह गया और समझ गया कि वह अननोन इवोल्यूशन स्किल ही थी जिसने मुझे पहली बार इवॉल्व होने का मौका दिया था। तभी अचानक एक आवाज ने मुझे चौंका दिया और मैं हमले के लिए तैयार हो गया। लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि एक दूसरा स्लाइम ही था। और आपको बताऊं, ये बंदा महामूर्ख था। उसका दिमाग किसी 2 साल के बच्चे जैसा लग रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ आह कहा और फिर बस मुड़ा और वहां से चला गया। अब उस अनजान खतरे के बीच अकेले बैठकर अपनी मौत का इंतजार करना कोई अच्छा आइडिया नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि उसका पीछा करना ही बेहतर विकल्प है। वह मुझे एक गुफा की तरफ ले गया, और जैसे ही मैं अंदर गया मेरे होश उड़ गए। वह पूरी जगह अलग अलग आकार और रंग के स्लाइम से खचाखच भरी हुई थी। और सच कहूं तो वह काफी घिनौना नजारा था, लेकिन उनमें से किसी ने मुझ पर हमला नहीं किया। वे सब एकदम न्यूट्रल थे। मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन हर एक स्लाइम पहले वाले जितना ही बेवकूफ निकला। और जब मैंने उनके सिस्टम पैनल्स चेक किए तो मुझे एक दिलचस्प बात पता चली। उन सभी के पास वही अननोन इवोल्यूशन स्किल थी। वे बस कभी किसी ताकतवर चीज में इवॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि वे इतने बेवकूफ थे कि इसे समझ ही नहीं सकते थे। ठीक तभी सुई नाम का एक स्लाइम वहां आया, जो पूरे ग्रुप के लीडर की तरह बर्ताव कर रहा था। और उसने ऐलान किया कि अब शिकार का वक्त हो चुका है। सारे स्लाइम्स बेहद उत्साहित हो गए और सुई के हुक्म पर वे सब के सब गुफा से बाहर उड़ पड़े, जबकि मैं वहीं खड़ा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। शिकार? स्लाइम शिकार कर रहे हैं? स्लाइम्स को तो दुनिया की सबसे कमजोर चीज माना जाता है। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि मैं रुक नहीं सका। इसलिए मैं भी उनके पीछे हो लिया, ये सोचते हुए कि शायद इस दुनिया में स्लाइम्स ही सबसे ताकतवर जीव हैं। लेकिन भाई साहब, मैं कितना गलत था। हम सब नीचे झुके और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। और तभी अचानक सुई ने घोषणा की कि शिकार आ चुका है। वह शिकार और कोई नहीं बल्कि इंसान थे। इंसानों का एक पूरा ग्रुप, जो पूरी तरह हथियारों से लैस था और दिखने में किसी एस क्लास फाइटर्स जैसे लग रहे थे, जो काई को अपने पैरों तले कुचल सकते थे। फिर अगले ही पल सारे स्लाइम्स इंसानों पर हमला करने के लिए झाड़ियों से कूद पड़े। तलवार के एक साफ कट से हवा में ही सुई के दो टुकड़े हो गए। इसके बावजूद बाकी का झुंड आगे बढ़ता रहा। दूसरे आदमी ने एक साथ दो और स्लाइम्स को काट डाला और वे किसी पानी के गुब्बारे की तरह फट गए। एक औरत ने आग का गोला फेंका, जिससे उनमें से तीन उबलकर काले कीचड़ में बदल गए। तलवार, आग, तलवार, आग, कई झाड़ियों में खुद को दबाए बैठा था, दहशत से कांपता हुआ। चंद सेकंडों में ही सारे स्लाइम्स का कत्लेआम कर दिया गया। जब इंसान वहां से आगे बढ़ गए तो काई बाहर आया और लाशों को देखने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कोई एक जिंदा बच गया हो। लेकिन कोई नहीं बचा था। उसे आखिर में सुई मिला। एक बड़ी तलवार का घाव उसके ठीक आधे हिस्से को चीर गया था। वह मुंह, जो धीमी आवाज में बेवकूफी भरे शब्द बड़बड़ाता रहता था, अब खुला और बेजान था, जो कभी कुछ नहीं बोलने वाला था। वह सुई को ढंग से जानता भी नहीं था। लेकिन इस पूरी दुनिया में सुई ही पहला जीव था जिसने उससे बात की थी। और अब वह घास पर पड़ा एक शांत, बिखरा हुआ पानी का टुकड़ा मात्र था। लेकिन वहां उदास खड़े रहने से उसकी जान नहीं बचने वाली थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो सिर्फ एक नियम पर चलती थी, खाओ या खाए जाओ। इसलिए मातम मनाने के बजाय उसने अपने दिमाग को काम पर लगाया।
जहर खाने से उसे एक स्किल मिली थी, तो दूसरी चीजें खाने से भी शायद कुछ मिल सकता था। और ठीक उसके सामने ताज़ा मरे हुए स्लाइम्स पड़े थे, जिन्हें खाना उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस की वजह से बिल्कुल सुरक्षित था। बस एक ही दिक्कत थी, वे पहले से ही धुंधले पानी में पिघल रहे थे। अब नखरे करने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने सुई को काटना शुरू कर दिया। इसे खाकर उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया और उस बेस्वाद जेली को चबाते और निगलते गया। और तभी वह आवाज दोबारा गूंजी। अपनी ही प्रजाति को खाने की वजह से उसने दो स्किल्स अनलॉक कर ली थीं, कैनिबलिज्म और सेम रेस ईटर। और अब वह उल्टी जैसा एहसास पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे उन स्किल्स ने उसे बंद कर दिया हो। जब उसने पूरा स्लाइम खत्म कर लिया तो उसका लेवल छलांग लगाकर 5 पर पहुंच गया, और उसे पॉइजन क्रिएशन, पॉइजन टैलेंट और स्लाइम मर्डरर होने से जुड़ी दो प्रोविजनल स्किल्स मिली, जिनके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। सिर्फ एक बार खाने से 4 स्किल्स और लेवल्स का ढेर। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, तो उसने बस इतना कहा, खाने के लिए शुक्रिया। इसके बाद वह वापस गुफा की तरफ चल दिया, क्योंकि एक नए छिपने के ठिकाने की तलाश में अंधेरे में भटकना मौत को दावत देने जैसा था। अगली सुबह वह जल्दी ही अकेला निकल गया, जबकि बाकी स्लाइम्स अभी भी अपने बेवकूफ़ी भरे ढेर में सो रहे थे। जब वह जंगल में फुदक रहा था, तो उस आवाज ने उसे एक जंप स्किल थमा दी, और उसकी छलांगियां अब और भी स्मूथ हो गईं। इससे उसे एक काम की बात समझ आई, किसी ऐसी चीज के लिए स्किल मिलना जो आप पहले से ही कर सकते हैं, जैसे कूदना, बस आपके एनर्जी कंज्यूम को कम कर देता है। कोई नई पावर नहीं मिलती। उसे अपनी पॉइजन स्लाइम स्किल्स खोने का भी डर सता रहा था, इसलिए वह एक नया रूप चाहता था। अगर जहर खाने से वह पॉइजन स्लाइम बन सकता था, तो शायद दूसरी चीजें कुछ और असर करती, जैसे पैरालिसिस। इसलिए वह घास का स्वाद चखने निकल पड़ा। वहां 3 तरह की घास थी, एक तो वही जहर जिसे वह जानता था, एक मेडिसिन हर्ब जिसने उसे एनर्जी से भर दिया, और एक तीसरी जिसने उसके शरीर को कंपा दिया। मिल गया। उसने उसे और ज्यादा खाया जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह अकड़ नहीं गया और वह हिल भी नहीं सका। लेकिन इस बार वह होश में था, और उस आवाज ने उसे एक चॉइस दी। उसने एक नई कंडीशन को क्लियर कर लिया था, और अब वह दो में से किसी एक चीज में इवॉल्व हो सकता था, पैरालिसिस स्लाइम या न्यू स्लाइम। उसने न्यू स्लाइम को चुना, क्योंकि यह सुनने में ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। नई स्किल्स की बौछार हो गई। चार्ज, एक्सपैंड और डिफ्लेट। उसका पुराना बॉडी हिट अब अपग्रेड होकर चार्ज बन चुका था। उसका शरीर अब नियॉन ग्रीन की तरह थोड़ा चमक रहा, और वह खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए उसने एक पेड़ पर चार्ज किया, और जहां बॉडी हिट से पत्ते बमुश्किल हिले थे, अब पूरा तना हिल गया। वह खुद को बड़ा और छोटा भी कर सकता था, और नई शार्प आइड एनालिसिस स्किल की मदद से वह किसी चीज को देखकर सचमुच जान सकता था कि वह क्या है। बस उसका लेवल वापस लेवल 1 पर सेट हो गया था, लेकिन उसके सारे स्टैट्स वैसे ही थे, और पैरालिसिस लाइन में इवॉल्व होने का ऑप्शन अभी भी मौजूद था। वह अभी इवॉल्व हो जाता, लेकिन पहले वह दोबारा इवॉल्व होने से पहले इस न्यू स्लाइम की स्किल को टेस्ट करना चाहता था। जंगल में कुछ मिनट आगे बढ़ने पर उसे कोई दिखा। घास में दो छोटे जीव सोए थे, बच्चे के आकार के, बदसूरत चेहरे वाले और गंदी हरी त्वचा वाले। एक के पास एक लकड़ी पड़ी थी, एक हथियार। दूसरे के पास कुछ नहीं था, इसलिए काई ने सबसे पहले उन दोनों सो रहे मासूम गॉब्लिन्स के चेहरों पर जहर थूक दिया। वे दर्द से तड़पते हुए उठे, लगभग अंधे हो चुके थे और चीख रहे थे। जब वे भ्रमित थे, काई आसमान में उछला, बड़ा और बड़ा होने लगा, और गॉब्लिन्स को कुचलने के लिए सीधे नीचे की तरफ चार्ज कर दिया। गॉब्लिन्स बेहद डरे हुए लग रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ वे हरी मिर्च के स्वाद वाले टोमेटो पेस्ट में बदल गए। उस आवाज ने उसे भारी इनाम दिया। सिर्फ एक लड़ाई से उसका लेवल CA7 पर पहुंच गया। क्योंकि वह गॉब्लिन एक रेयर सबस्पीशीज था, उसे स्टैट्स बूस्ट की एक पूरी कतार मिल गई, अटैक, डिफेंस, स्पीड, मैजिक, बॉडी, यहां तक कि लक भी। साथ ही गॉब्लिन मर्डरर और प्रेस अटैक। और उसने सीधे गॉब्लिन से 3 चीजें चुरा ली: उसकी भाषा, क्लब का इस्तेमाल कैसे करना है, और उसकी भयानक बैटल रोर। लेकिन इसका एक नुकसान भी था। जब वह उन पर हमला कर रहा था, तब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह पूरी तरह लीन था। लेकिन जैसे ही यह खत्म हुआ, उसका पूरा शरीर चीख उठा। फिजिकल हिट्स वाकई एक सॉफ्ट स्लाइम को बहुत चोट पहुंचाते हैं, तो दुश्मनों को कुचलने के लिए जो शरीर अच्छा है, वह खुद भी मार झेलता है। उसने पास ही एक मेडिसिन हर्ब खाई, और दर्द लगभग तुरंत ही कम हो गया। फिर उसने गॉब्लिन का मांस खाने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद और स्किल्स मिलेंगी, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। स्लाइम्स को खाने से उसे स्किल्स मिली थी, लेकिन इस गॉब्लिन को खाने से एक भी नहीं मिली। उलझन में उसने लाश को वहीं छोड़ा और घर की तरफ चल दिया।
गुफा में लौटते समय उसने देखा कि गुफा के स्लाइम्स फिर से शिकार पर जा रहे हैं। इसलिए सिर्फ नजर रखने के लिए काई ने साथ जाने का फैसला किया और सोचा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह भाग जाएगा। स्लाइम्स को शिकार मिल गया और काई देखने के लिए आगे कूद गया। और वे कोई बड़े इंसान भी नहीं थे, वे दो छोटी लड़कियां थीं, असली बच्चे जो यहाँ जंगल में रास्ता भटक गए थे। उन्होंने स्लाइम्स को देख लिया था, लेकिन वे इतनी डरी हुई थीं कि चीख भी नहीं पा रही थी। वे बस वहीं जम गईं। चांदी जैसे बालों वाली लड़की ऐसा लग रहा था जैसे रोने ही वाली हो, जबकि बड़ी बहन खुद बेहद डरी होने के बावजूद उसके सामने ऐसे खड़ी हो गई जैसे भले ही वह मर जाए, लेकिन अपनी बहन की रक्षा करेगी। और स्लाइम्स बस करीब और करीब उछल रहे थे, उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। काई तुरंत आसमान में उछला, बड़ा और बड़ा होने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ सीधे उन स्लाइम्स पर जा गिरा जो उन बहनों को मारने वाले थे। बाकी के स्लाइम्स बुरी तरह डर गए। फिर बचे हुए स्लाइम्स के लिए काई ने पॉइजन स्पिट का निशाना साधा और उन्हें एक एक करके मार डाला। उनके शरीरों को मक्खन की तरह पिघला दिया। इस कदम की वजह से बाकी सभी स्लाइम्स ने काई को अपना दुश्मन मान लिया और सभी 100 स्लाइम्स उसे मारने के लिए उसकी तरफ लपके। इसलिए काई ने खुद को बच्चों के आगे धकेल दिया और एक दीवार में बदल गया। अपने आकार से 10 गुना बड़ा होकर सूझ गया ताकि कोई भी पार न जा सके। वे हर तरफ से उससे टकराए और उसे बमुश्किल ही कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो। फिर उसने अपना मुंह जितना हो सके उतना बड़ा खोला और उनमें से आधे सीधे अंदर समा गए। वह उन्हें पानी की तरह निगल गया और जैसे ही उसने ऐसा किया उसके अंदर पावर का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उन स्लाइम से निकली असली ताकत जिन्हें उसने अभी अभी खाया था। तो ये था उस गॉब्लिन के मांस वाली पहेली का जवाब। खाना काम करता है, बस हर बार नहीं। वह आज फिर गूंजी। उसका लेवल एक बार फिर बढ़ गया और उसे लिक्विफिकेशन और सेल्फ लिक्विड मैनिपुलेशन मिल गया। वह खुश हो गया। आखिरकार उसे एक नई स्किल मिल गई थी, लेकिन साथ ही उसे स्लाइम किलर और स्लाइम रेस मर्डरर के टैग्स भी मिल गए। बहुत बढ़िया। इनसे स्लाइम्स के खिलाफ उसके हमले 50% ज्यादा असरदार हो गए। फिर काई उन बहनों की तरफ मुड़ा और बड़ी बहन अभी भी डिफेंस मोड में थी, अपनी छोटी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी। भले ही काई ने अभी अभी स्लाइम्स की एक पूरी फौज का खात्मा किया था, काई ये दिखाना चाहता था कि वह बेहानिकर है। वह जितना करीब जाता वे उतनी ही ज्यादा डर जाती। इसलिए उसने दो मुलायम टेंटिकल्स उगाए और उनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, यह सोचते हुए कि काई अपने टेंटिकल से उन्हें गीला करने वाला है। लेकिन उसने बस उनके सिरों को धीरे से उनके सिर पर रखा और थपथाने लगा। बड़ी लड़की की आंखें खुल गईं। काई धीरे धीरे उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और बड़ी बहन को अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। लेकिन छोटी वाली हाना, जिसके बाल चांदी जैसे सफेद हैं, वो अभी भी डरी हुई है। उसे खुश करने के लिए काई अपनी लिक्विड स्किल का इस्तेमाल करके अपने शरीर से छोटे छोटे रैबिट्स और फ्लावर्स बनाता है। ये देखकर आखिरकार वो भी शांत हो जाती है। फिर काई एक एरो शेप बनाकर उन्हें इशारा करता है और पूछने की कोशिश करता है कि उन्हें कहाँ जाना है। बड़ी बहन समझ जाती है और एक दिशा की ओर इशारा करती है। काई उन दोनों को उठाकर अपने सिर पर बिठा लेता है और अपने टेंटिकल्स को सीट बेल्ट्स की तरह उनके चारों तरफ लपेट देता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है, दोनों लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। काई चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं और फिर से कूदता है। इस बार छोटी हाना हंसने लगती है। वो एक जायंट स्लाइम के ऊपर बैठकर जंगल पार करने का पूरा मजा ले रही है। यहाँ तक कि घबराई हुई बड़ी बहन भी अब रिलैक्स हो गई है। वो रास्ता बताती जाती हैं और जल्द ही एक छोटा सा फार्मिंग विलेज नजर आने लगता है। गांव के दरवाजे पर हथियारों से लैस बड़ों की भीड़ खड़ी है, जो शायद इन खोई हुई लड़कियों को ढूंढ रहे थे। यहाँ काई एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देता है। वो भूल जाता है कि वो एक स्लाइम है। वो धीरे से लड़कियों को जमीन पर उतारता है। कोई उनके नाम पुकारता है, हिमारी और हाना। अगले ही पल वो दौड़कर अपनी माँ के पास चली जाती हैं। तभी एक औरत अपनी बॉ से उस पर एरो चला देती है। काई तुरंत पॉइजन थूक कर उस तीर को पिघला देता है। उस पल उसे एहसास होता है कि वो चाहे जितना भी भला कर ले, इंसानों के लिए वो हमेशा एक मॉन्स्टर ही रहे। छोटी हाना दौड़कर उसके सामने आ जाती है और उसे उन बड़ों से बचाने की कोशिश करती है। काई का दिल भर आता है, लेकिन वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। एक टूटी हुई मुस्कान के साथ वो वहां से उमकर चला जाता है। उसका सीना पत्थर जैसा भारी हो रहा था, लेकिन वो तब तक चलता रहा जब तक उसका शरीर जवाब नहीं दे गया। वो सीधा पीठ के बल गिर पड़ता है और नीले आसमान को निहारने लगता है, जो बिल्कुल उसके घर जैसा लग रहा था। और आखिरकार वही चीज उसे घेर लेती है जिससे वो भाग रहा था, अकेलापन। वो चाहे कितने भी बच्चों को बचा ले, वो उसे हमेशा एक मॉन्स्टर ही समझेंगे। और अगर वो गांव वाले उसे अपना भी लेते तो वो उन पर कभी भरोसा नहीं कर पाता। हमेशा कोई ना कोई इंसान उसे मारने की कोशिश जरूर करता। काई खुद कभी इंसान था, इसलिए वो ये सब अच्छी तरह समझता था। वो तब तक रोता रहा जब तक उसके आंसू खत्म नहीं हो गए। इस अनजान दुनिया में खुद को अकेला पाकर वो कहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल रहा था।
अजीब बात थी कि अब वो ठीक महसूस कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि फिलहाल सबसे ज़रूरी चीज़ है ताकतवर बनना। इतना ताकतवर कि कोई इंसान उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी ना सके। वो अपना पैनल खोलता है और पैरालिसिस स्लाइम में इवॉल्व होने का बटन दबा देता है। उसका पूरा शरीर बिखर जाता है और एक नया पीला शरीर सामने आता है। वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा था और इस फॉर्म में कई स्किल्स लॉक थी। क्योंकि स्लाइम्स पहले से ही उसके दुश्मन थे, उसने फैसला किया कि वो एक स्लाइम स्लेयर बनेगा। वो वापस उनकी डेन की तरफ निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो सारे स्लाइम्स एक ढेर बनकर सो रहे थे। काय अपनी गॉब्लिन रॉ टेस्ट करना चाहता था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दहाड़ता है। स्लाइम्स जाग तो जाते हैं, लेकिन कोई हमला नहीं करता। इसके बजाय उनमें से कई तो मौके पर ही बेहोश हो जाते हैं। यानी ये रॉ और कंफ्यूजन पैदा करती है। खैर, उसे अपने अगले कदम में कोई गर्व नहीं था। पहले उसने पैरालिटिक मिस्ट छिड़क कर उन्हें पैरालाइज कर दिया। फिर उसने अपना आकार बड़ा किया और एक जोरदार धमाके के साथ उन्हें कुचलकर थिक स्लाइम पेस्ट बना दिया। उनकी चीखें पूरी गुफा में गूंजने लगीं। बाकी स्लाइम्स डर के मारे भागने लगे, लेकिन काय बार बार उनके ऊपर कूदकर पूरे स्लाइम फैमिली को लिक्विड के ढेर में बदल देता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशंस की बौछार होने लगती है। उसका लेवल धीरे धीरे नहीं बढ़ा, बल्कि वो सीधे लेवल 14 पर पहुंच गया। नई एबिलिटीज की बाढ़ आ गई। स्लाइड पैरालिसिस, लिक्विड बॉडी मैनिपुलेशन, स्पाइक, थ्रो और विप्लैश। उसे अपने पहले असली टेंटिकल वेपन्स मिले, साथ ही पैरालिटिक पॉइजन वॉमिट और मर्डर टाइटल्स। स्लाइम स्लेयर और सेम रेस किलर। विप्लाश किसी भी चीज को बड़ी सफाई से काट सकता था। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज थी जिसे उसने थ्रस्ट कहना शुरू किया। अपने लिक्विड कंट्रोल की मदद से वो एक टेंटिकल को तेजी से बाहर निकाल सकता था। उसकी नोक को सुई की तरह नुकीला बनाकर दुश्मन के आर पार कर सकता था, या उसे बिना मारे चोट पहुंचाने के लिए गोल भी कर सकता था। कई उसी देर में सो गया और अगली सुबह पानी टपकने की आवाज से उसकी नींद खुली। वो जम्हाई लेते हुए आंखें खोलता है, दोबारा इवॉल्व होने के लिए तैयार, लेकिन तभी वो सन्न रह जाता है। एक स्केलेटन उसे नीचे झुककर घूर रहा था। वो एक पूरा ह्यूमन स्केलेटन था जिसकी हड्डियां म्यूजियम की तरह सफेद थीं। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था। जाहिर है उसमें जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सीधे काय की तरफ देख रहा था। काय को घबराना चाहिए था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, स्केलेटन अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हड्डियां खुशी से खड़खड़ा रही थीं। वो कहता है कि उसे पास में अपने जैसी ही एक आत्मा महसूस हुई थी, इसलिए वो यहाँ खिंचा चला आया। एक स्लाइम को देखकर वो इतना हैरान था कि उसका जबड़ा ही नीचे गिर जाता। कई की मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट्स उसे बता रही थी कि यह चीज उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और आजकल उसकी इंस्टिंक्ट्स काफी तेज हो गई थी। इसलिए उसने उन पर भरोसा करने का फैसला किया। फिर स्केलेटन अपना परिचय देता है। वो कहता है कि उसका नाम बुचर है और वो मांस बेचता है। कई उलझन में पड़ जाता है। तभी बुचर अपना एक हड्डी वाला हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी हथेली में कच्चे मांस का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो अभी भी ऐसे धड़क रहा था जैसे जिंदा हो। बुचर कहता है कि एक बार काय इस मांस को खा ले तो वो सब कुछ समझ जाएगा। मांस देखने में घिनौना था, लेकिन काय के पास पॉइजन रेजिस्टेंस थी, और न जाने क्यों उसे उसमें से एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि इसे खाने से वो और भी स्ट्रांग बन जाएगा, इसलिए काय ने उसे निगल लिया। बुचर उसे मांस गटकते हुए देखता है और एक ऐसी डरावनी मुस्कान देता है कि काय कांप उठता है। और फिर असर शुरू होता है। काय का पूरा शरीर ऐसे जलने लगता है जैसे वो पिघलने वाला हो। दर्द असहनीय था। वो अपने टेंटिकल से बुचर पर हमला करता है, लेकिन वो किसी भूत की तरह स्केलेटन के आर पार निकल जाते हैं। बुचर बस खड़ा होकर हंसता रहा। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। काय ने एक नया इवोल्यूशन ऑप्शन अनलॉक कर लिया था, फ्लेम स्लाइम। ये एक रेयर स्पीशीज थी। उसका लेवल उछलकर सीधा लेवल 18 पर पहुंच गया, और उसे ढेर सारी नई स्किल्स मिली, जिसमें एक रेयर फायर ब्रीदिंग स्किल भी शामिल थी। काई यस बटन दबा देता है और उसका शरीर बदलने लगता है। जब उसे होश आता है तो उसका पूरा शरीर लाल हो चुका था और उसके सिर के ऊपर एक छोटी सी लौ जल रही थी। वो खुद को और भी स्ट्रांग और गर्म महसूस कर रहा था। काई दंग रह गया। मांस के सिर्फ एक टुकड़े ने उसे इतना स्ट्रांग बना दिया था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये बुचर चीज क्या है, लेकिन स्केलेटन ने बस इतना कहा कि काय को दो बातें जानने की जरूरत है। पहली, वो उसे और भी स्ट्रांग बना सकता है। दूसरी, वो चाहकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर बुचर काय को अपना खुद का स्टेटस पैनल दिखाता है। उसका हर स्टैट 0 था। हेल्थ, अटैक, डिफेंस, सब कुछ। उसकी क्लास इमॉर्टल थी। वो मर नहीं सकता था, उस पर हमला नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो खुद भी किसी पर हमला नहीं कर सकता था। बुचर समझाता है कि वो कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, एक लिच। लेकिन एक रेयर एवोल्यूशन मिलने के बाद उसकी ये हालत हो गई। अब वो अमर तो था, लेकिन लड़ाई में बेकार। उसकी मांग बहुत सीधी थी, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं मार सकता था। वो चाहता था कि काय मॉन्स्टर्स को मारे और उनका मांस उसे दे दे। बदले में वो काय को रास्ता दिखाएगा और उसे इस दुनिया का सबसे ताकतवर जीव बनने में मदद करेगा। कई सोचता है कि यह मांस का शौकीन मीट पर्वत
आखिर है क्या। लेकिन उस मांस को खाने और अपनी नई ताकत देखने के बाद काई मना करने की हालत में नहीं था, इसलिए वो मान गया। बुचर ने सबसे पहले पेमेंट के तौर पर काई के शरीर का ही एक टुकड़ा मांगा। काई ने अपने स्लाइम बॉडी का एक हिस्सा उसे दे दिया। स्केलेटन ने खुशी खुशी उसे अपनी इन्वेंट्री में रख लिया, एक ऐसी स्किल जो उसे असीमित चीजें स्टोर करने देती थी जो कभी सड़ती नहीं थी। जंगल में बाहर निकलकर बुचर काय को कुछ खास हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए कहता है। जब काय खोजबीन कर रहा था तो उसकी नज़र दो गॉब्लिन्स पर पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल, जो अपनी गंदी हरकतों में लगे थे। काय को घिन आती है, उसका सिंगल मन इतनी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बिना ज्यादा सोचे वो फ्लेम ब्रेथ छोड़ता है और उन्हें जलाकर राख कर देता है। फीमेल गॉब्लिन काय की नज़र पड़ने से पहले ही पानी में कूदने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो उसे तैरकर बाहर निकलते और जंगल की गहराई में भागते हुए देखता है। जला हुआ गॉब्लिन देखकर बुचर बहुत खुश होता है। वो मांस काटने निकल जाता है, जबकि काई उस भागती हुई फीमेल गॉब्लिन के पीछे जाता है। चुपचाप उसका पीछा करते हुए काय को एक नई स्किल मिलती है, इरेज प्रेजेंस। ये उसकी मौजूदगी को पूरी तरह मिटा देती है। और सच कहूं तो ये वाकई कमाल की थी। वो उसका पीछा करते हुए एक डेन तक पहुंचता है, और वो डेन गॉब्लिन से भरी पड़ी थी। वो सब अपनी गंदी हरकतों में मशगूल थे। फीमेल्स नरों के ऊपर चढ़कर पागलों की तरह सवारी कर रहे थी। अब भला काई उन्हें मजा कैसे लेने देता। काई ऊपर उछलता है, अपने शरीर को बहुत बड़ा करता है और एक धमाके के साथ नीचे आता है। वो उन सबको कुचल देता है और उन्हें ताज गॉब्लिन सॉस में बदल देता है। सिस्टम की घंटी बजती है और काई का लेवल 5 गुना बढ़ जाता है। उसे इंटेंस हीट क्रिएशन और इंटेंस हीट बेस्टोइल के छोटे वर्जन्स मिलते हैं, और उन गॉब्लिन्स का सफाया करने की वजह से उसने एक अजीब सी एबिलिटी भी चुरा ली, जिसे पॉसिबिलिटी फॉर क्रॉस स्पीशीज ब्रीडिंग कहते हैं। कई ने इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी नज़र गुफा की दीवार से चिपकी दो फीमेल गॉब्लिन्स पर पड़ती है। वो बहुत डरी हुई लग रही थी और हमला नहीं कर रही थी। काई हिचकिचाता है। उसका ह्यूमन हार्ट बीच में आ जाता है, क्योंकि अगर उसने उन्हें जिंदा छोड़ दिया तो वो फिर से ब्रीड करेंगी और जंगल को और ज्यादा गॉब्लिन से भर देंगी। तभी वो दोनों गॉब्लिन्स उसे मारने के लिए उस पर झपट पड़ती हैं। उसे बस इसी बहाने की जरूरत थी। काई भाले जैसे दो टेंटिकल्स बनाता है और उनके सीने के आर पार कर देता है, उन्हें वहीं ढेर कर देता है। इसी बीच बुचर हमेशा की तरह खुशी खुशी वहां पहुंचता है और मांस इकट्ठा करने लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि फीमेल्स के सीने का मांस सबसे अच्छा होता है। हाँ, काय समझ गया था कि यह स्केलेटन पक्का एक परवर्ट है। काय को यह बहुत घिनौना लगता है, लेकिन स्केलेटन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद काय नदी की तरफ बढ़ता रहा और हर उस हर्ब को खाता गया जिसकी तरफ बुचर इशारा करता। तभी बुचर, जो फिर से कहीं भटक गया था, अचानक पीछे से उसे टोकता है और अपनी हड्डी वाली उंगली वहां रखता है जहां उसके होंठ होने चाहिए थे, यानी शांत रहने का इशारा। वो काई को नदी के किनारे थोड़ा और आगे ले जाता है और इशारा करता है। एक रैबिट पानी पी रहा था और उसकी पीठ पर विंग्स थे। बुचर धीरे से फुसफुसाता है कि ये बहुत रेयर है, बहुत तेज है, और इसका मांस इतना कीमती है कि वो काई को और भी स्ट्रांग बना देगा। काई धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो अपनी इरेज प्रेजेंस का इस्तेमाल करता है ताकि रैबिट को उसकी आहट भी न मिले। फिर उसने एक तेज टेंटिकल ताना और सीधे उस रैबिट की तरफ लॉन्च कर दिया, लेकिन रैबिट ने उसे डॉच कर लिया और जंगल की तरफ भागने लगा। तभी पेड़ों के बीच से एक एरो आया। रैबिट ने हवा में ही अपना रास्ता बदला और सीधे काई की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे किस्मत भी उसके साथ थी। काई ने अपने स्पीयर टेंटिकल से निशाना साधा और रैबिट के शरीर के आर पार कर दिया, उसे वहीं ढेर कर दिया। बुचर पागलों की तरह तालियां बजाने लगा। तभी काई की नजर नदी में किसी पर पड़ी जो कुछ ढूंढ रही थी। अचानक किसी चीज ने उसे पानी के नीचे खींच लिया। वो डूब रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। काई घबरा गया और उसने बुचर पर टेंटिकल तानते हुए पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। बुचर ने बताया कि शायद ये एक स्पार्क फिश है, एक रेयर फिश जो हल्का इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है। वो लड़की शायद शॉक की वजह से पैरालाइज हो गई थी और वहीं मर जाती। काई उसे बचाना चाहता था। बुचर ने कहा कि अगर काई उस रेयर फिश को मार दे तो वो इवॉल्व हो सकता है। अब काई के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो पानी में कूद गया। उसने पॉइजन स्पिट और फ्लेम ब्रेथ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर दोनों बेकार थे। चिढ़कर उसने अपना प्लान बदला। उसने अपने शरीर को बड़ा और बहुत बड़ा करना शुरू किया। फिर उसने छलांग लगाई और जोर से नदी के किनारे पर स्लैम किया। उस इम्पैक्ट से सारा पानी बाहर निकल गया और मछलियां किनारे पर तड़पने लगी। उनमें वो इलेक्ट्रिक वाली मछली भी थी। काई ने एक ईवल मुस्कान दी, पास गया और उसके पेट में वार कर दिया। मरते वक्त उस मछली की आंखों में नफरत थी। तभी सिस्टम पैनल सामने आया। काई ने स्पार्कफिश को हरा दिया था और उसकी एबिलिटी एब्जॉर्ब कर ली थी। उसने एक नई एवोल्यूशन कंडीशन मिनट इलेक्ट्रिफिकेशन भी पूरी कर ली थी। इससे एक और एवोल्यूशन ऑप्शन ट्रिगर हुआ। वो एक कंडीशन पूरी करके स्पार्क स्लाइम बन सकता था, या फिर हर्ब स्लाइम, या फिर कुछ भी नहीं। काई ने हर्ब स्लाइम चुना। उसके लिए हीलिंग सबसे जरूरी स्किल थी।
ये एक ऐसी स्किल थी जो उसे चोट लगने पर भी ठीक कर सकती थी और आगे बढ़ने की ताकत देती थी। नए स्किल्स की बौछार होने लगी, हर तरह की हीलिंग एबिलिटीज। फिर काई उस लड़की के पास गया जो किनारे पर बेहोश पड़ी थी। उसके अपने ब्लास्ट की वजह से ही वो लड़की किनारे पर आ गिरी थी। वो उसे वहां ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। आसपास मॉन्स्टर्स थे और उसका जमीर उसे कचोड़ रहा था। इसलिए उसने उसे केव तक ले जाने का फैसला किया। बुचर वही डरावनी मुस्कान लिए बड़े मजे से रैबिट और मछली का मांस इकट्ठा करने में लगा था। काई सोचने लगा कि इस स्केलेटन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। काई ने सावधानी से अपने टेंटिकल से उस भी हुई एल्फ को उठाया। उसने उसे अपने शरीर के ऊपर टिका लिया ताकि उसे जमीन से चोट न लगे, और फिर उसे वहां से ले गया। अब जाकर काई को समझ आया कि वो एंजल रैबिट उसकी तरफ क्यों उड़ा था। उस लड़की के हमले ने उसे डरा दिया था, और उसी घबराहट की वजह से काई उसे मार पाया था, तो उसकी मदद करना अब उसका फर्ज था। केव में पहुंचकर काई ने उसे आराम से नीचे लिटाया। बुचर ने उसे चेक किया और कहा कि वो कुछ देर में खुद ही होश में आ जाएगी। काई ने चैन की सांस ली। स्केलेटन उस पर हंसने लगा। एक स्लाइम को एक इंसान की फिक्र करते देख उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक लग रहा। फिर काई उसके जख्मों को हील करने लगा। उसकी हीलिंग धीरे धीरे असर कर रही थी। लेकिन वो लड़की इतनी थकी हुई थी कि जल्दी जागने वाली नहीं थी। जब वो आराम कर रही थी, काई बाहर पेड़ों पर अपने टेंटिकल्स की प्रैक्टिस करने लगा, कभी स्पीयर शेप में तो कभी विप शेप में। कड़वा सच ये था कि उसका हमला अभी भी एंजल रैबिट जैसे तेज शिकार को आसानी से नहीं मार सकता था। तभी एल्फ ने हलचल की। वो अधूरी नींद में उठी, काई को देखा और एकदम जम गई। काई ने मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन उस मुस्कान ने उसे और डरा दिया। वो उस पर पत्थर और कंबल फेंकने लगी, और जब उसने बुचर को देखा तो उसके होश ही उड़ गए और वो फिर से बेहोश हो गई। इस बार काई ने उसके हाथ बांध दिए ताकि बात करने से पहले वो भाग ना सके। कम से कम उसे सब कुछ ठीक से समझाना तो था। उसने बुचर से उससे बात करने को कहा, क्योंकि बुचर इंसानी भाषा बोल सकता था। जब वो जागी और खुद को बंधा हुआ देखा तो फिर घबरा गई। लेकिन बुचर ने फौरन सब समझाया और उसे शांत होने को कहा। उसने कहा कि उन दोनों का इरादा उसे चोट पहुंचाना नहीं है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। फिर बुचर ने उसे अपना जीरो स्टैट पैनल दिखाया। उसे देखकर वो थोड़ी शांत हुई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि ये स्केलेटन उसे मार नहीं सकता। फिर उसने पूरी कहानी सुनी, कैसे काई ने उसे बचाया और मदद के लिए यहाँ लाया। जब उसे सब समझ आया तो वो आखिरकार रिलैक्स हुई। फिर वो काई के पास एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आई और धीरे से पूछा कि क्या उसने ही उसकी जान बचाई है। काई कहता है, हाँ, मैंने ही बचाया। काय हैरान था, क्योंकि वो उसकी भाषा समझ रही थी। उसे कितना अच्छा लग रहा था, ये वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। इतने समय तक अकेले रहने के बाद किसी से बात करना एक सुकून जैसा था। पर तभी उसने उसके नुकीले कान देखे। वो एक एल्फ थी, जो और भी अजीब बात थी। वो उसे कैसे समझ पा रहा था? बुचर ने इसका अंदाजा लगा लिया। उसने कहा कि शायद ये एक हाफ एल्फ है और एल्व्स मॉन्स्टर्स की भाषा समझ सकते हैं। इसी वजह से वो काय को समझ पा रही थी। मीरा ने हैरानी से पूछा कि काय ने उसे क्यों बचाया। मॉन्स्टर्स आमतौर पर इंसानों को बिना किसी नेक मकसद के नहीं बचाते। काय ने ईमानदारी से जवाब दिया। वो सोचता है कि बस उसका मन किया। उसका दिल एक इंसान का था, और अगर वो उसे मरने के लिए छोड़ देता तो उसे नींद नहीं आती। मीरा ने लंबी सांस ली, उसका शुक्रिया अदा किया और अपना नाम बताया, मीरा। उसने ये भी बताया कि वो उससे बात कैसे कर पा रही है। उसके पास ऑल रेस लैंग्वेज नाम की एक स्किल थी। पर बुचर दूसरी बात को लेकर उलझन में था। कई दूसरी रेसेस को कैसे समझ पा रहा था? बुचर ने समझाया कि ऐसा तभी होता है जब कोई हायर बीइंग किसी मॉन्स्टर के रूप में रीइंकारनेट होता है। काई सामने रह गया, क्योंकि उसके साथ बिल्कुल यही हुआ था। पर बुचर इतना बेवकूफ था कि वो ये बात पकड़ नहीं पाया। उसे कभी पता नहीं चला कि काई असल में एक इंसान है जो स्लाइम बनकर दोबारा जन्मा है। फिर मीरा ने बताया कि वो जंगल में क्यों थी। उसकी बेटी बीमार थी और उसका इकलौता इलाज एंजल रैबिट से बनी दवा थी। पर पूरे जंगल में सिर्फ एक ही एंजल रैबिट था। कई का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने आखिरी वाले को मार दिया था और उसी की वजह से इवॉल्व हुआ था। मीरा ने कहा कि जैसे ही वो ठीक होगी, वो फिर से उस रैबिट को ढूंढने जाएगी। फिर उसने सिर झुकाया, एक बार फिर शुक्रिया कहा और सोने के लिए लेट गई। काई और अक्षर बस एक दूसरे को देखते रह गए। सिर्फ वो दोनों ही सच जानते थे। मीरा की ये तलाश अब बेकार थी। काई उस बच्चे को बचा सकता था, क्योंकि उसके पास एंजल रैबिट की हीलिंग एबिलिटी आ गई थी। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो ये बात फैल सकती थी कि उसके पास रेयर हीलिंग स्किल है और उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए काई ने फैसला किया, बेहतर है शांत रहो और इसे जाने दो। पर जैसे ही उसने ये सोचा, मीरा के चेहरे पर उम्मीद देखकर उसके सीने में एक अजीब सी घुटन होने लगी। वो जानता था कि ये क्या है, पछतावा और खुद से फिरत। वो एक पाखंडी बन रहा था। वो बुदबुदाया, लानत है मुझ पर। पीछे खड़े बुचर ने उसके मन की बात पढ़ ली और उसे मदद न करने की सलाह दी। उसने चेतावनी दी कि इससे काई की जान को खतरा हो सकता है, और चूंकि काई ही उसे मांस ला कर देता था,
उसे मीरा या उस गांव के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। पर काय खुद को जानता था, उसे मौत से सबसे ज्यादा डर लगता था। लेकिन अगर उसने मीरा की मदद नहीं की तो ये पछतावा उसे हर दिन मरता रहेगा। तो शायद मदद करना और खतरे का सामना करना ही बेहतर था। उसने मदद करने का मन बना लिया। बुचर बस हंसा और उसे एक अजीब किस्म का प्राणी कहा। उसके बाद वो अगले दिन के लिए आराम करने लगे। वो रात बहुत ठंडी थी और मीरा कांप रही थी। तो काई धीरे से मीरा के कंबल के अंदर गया और अपने गर्म स्लाइम बॉडी से उसे रात भर गर्माहट दी। और हाँ, ये कन कर गया। मीरा की सांसें अब नॉर्मल थीं। अब ये सुबह काई ताजगी के साथ उठा और हम सब जानते हैं क्यों। मीरा अब भी सो रही थी और बिल्कुल सेहतमंद लग रही थी। काई, आखिर कल रात तुमने क्या किया? फिर काई ने उसे जगाया और कहा कि वो उसकी बेटी को बचाने के लिए दवा बनाएगा। मीरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो इतनी खुश थी कि उसने काई को गले लगा लिया, यहाँ तक कि उसका स्लाइम बॉडी पूरी तरह पिचक गया। फिर उसने सिर झुकाकर बार बार उसका शुक्रिया अदा किया। काई ने मीरा से कहा कि वो अपना सिर उठाए और उसका शुक्रिया ना करे। उसने कहा कि वो ये किसी दया की वजह से नहीं कर रहा है, उसके अपने कारण है। पर मीरा को लगा कि वो बस हम्बल बन रहा है, इसलिए उसने और भी ज्यादा शुक्रिया कहा। उसके बाद मीरा के पीछे पीछे वो दोनों गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में गॉब्लिन्स के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। काई ने उन्हें पल भर में खत्म कर दिया, लेकिन उसका एक लेवल भी नहीं बढ़ा। तब उसे एहसास हुआ कि अब गॉब्लिन्स को मारना उसके लेवल अप के लिए काफी ही है। जल्द ही गांव नजर आने लगा। काई हैरानी से वहीं रुक गया, क्योंकि ये वही गांव था जहां वो पहले आया था। तो मीरा ने उसे अंदर छुपाकर ले जाने का फैसला किया। चूंकि काई एक स्लाइम था, उसने अपने शरीर को पिघलाकर लिक्विड बना लिया और मीरा के कपड़ों के अंदर छुप गया, जहां उसे कोई नहीं देख सकता था। बुचर बाहर ही रुक गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। जब वो घर पहुंचे, काय ने देखा कि हाना वहां बहुत बीमार और कमजोर पड़ी है। काय कपड़ों से बाहर निकला, एक टेंटिकल बनाया और उसे धीरे से हाना के मुंह में डालकर हीलिंग मेडिसिन सीधे उसके गले में उतार दी। मीरा ने झुककर हाना की हालत चेक की। फिर उसने सुकून की सांस ली और कहा कि अब सब ठीक है। काई को अंदर से बहुत संतुष्टि मिली। कम से कम इस बार उसका किया हुआ कुछ काम आया था। पर तभी उनसे गलती हो गई। काई और मीरा बहुत जल्दी बेफिक्र हो गए और अचानक दरवाजा जोर से खुला। हिमारी अंदर आई और उसने सब देख लिया। काई ने घबराकर अपने टेंटिकल से हिमारी का मुंह बंद किया और दूसरे से दरवाजा भी लगा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर ताज्जुब की बात यह थी कि हिमारी काई से बिल्कुल नहीं डरी। भले ही उसका रंग बदल गया था, पर वो किसी तरह जान गई कि ये वही है। शायद ये बच्चों की समझ थी। उसने उसे गोद में उठा लिया और उसके साथ खेलने की उसे जोर से गले लगाया। काई थोड़ा इमोशनल हो गया। उसके बदलने के बाद भी उसे याद रखा गया था। तभी अचानक हाना की हालत फिर से बिगड़ने लगी। उसके चेहरे पर बैंगनी रंग की नसें उभरने लगी और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। काई ने तुरंत कई टेंटिकल्स बाहर निकाले। उसने एक हाना के मुंह में डाला और सारी बुरी एनर्जी सूखने लगा। दूसरे को उसके शरीर पर टिकाया और उस अजीब बैंगनी पॉइजन को बाहर खींचने लगा। तभी सिस्टम पैनल नजर आया। उसने बताया कि काय के लेवल में 2 की बढ़ोतरी हुई है और वो लेवल 11 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही उसने एक नई एवोल्यूशन कंडीशन, फेटल पॉइजन अब्जॉर्प्शन भी पूरी कर ली थी। अब वो स्पार्क स्लाइम में इवॉल्व हो सकता था। काई ने एवोल्यूशन एक्सेप्ट किया और उसका पूरा शरीर फिर से बदल गया। उसे 2 नए स्किल्स मिले, स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक और इलेक्ट्रिक हाकी। जब हाना की हालत स्थिर हो गई, काई ने फौरन हिमारी से पूछा कि क्या उन्हें जंगल में कुछ अजीब मिला था। हिमारी ने तुरंत उसे एक पर्पल स्केल थमा दिया। उसने बताया कि जब वो बेरीज चुन रहे थे, तब उन्हें ये मिला था और स्लाइम से भागते वक्त हाना का हाथ इस पर कट गया था। काय ने फौरन बुचर को बुलाया। जैसे ही बुचर ने उस स्केल को देखा, उसे फौरन समझ आ गया कि वो क्या है। वह किसी वाइपर की वजह से हुआ था, जो एक बी रैंक मॉन्स्टर था। कई को तुरंत ही कुछ बुरा होने का एहसास हो गया, लेकिन वह कसाई जाहिर है अपनी आदत से मजबूर होकर मुस्कुराया और कहने लगा कि अगर काई उस वाइपर को मार देता है तो उसे एक रेयर एवोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन काय साफ साफ सच देख पा रहा था। उस कसाई को वास्तव में एवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं था। उस कमीने को तो बस उस वाइपर का मांस चाहिए था। अब एक बड़ा सवाल बाकी था। आखिर वे लड़कियां पहली बार में उस खतरनाक जंगल में गई ही क्यों थीं? कोई भी बच्चा बिना किसी वजह के ऐसी जगह नहीं भटकेगा। इसलिए काय ने मीरा से कहकर हिमारी से प्यार से पूछवाया। लेकिन हिमारी ने बस अपना मुंह फेर लिया और कहा कि ये एक सीक्रेट है। कई की बात बनती नहीं दिख रही थी, इसलिए उसने अपना प्लान बदल दिया। उसने मीरा को एक ट्रांसलेटर की तरह इस्तेमाल करके सीधे हिमारी से बात की। एक छोटा बच्चा किसी बड़े इंसान के मुकाबले उस पर ज्यादा भरोसा करेगा। तो काई ने सीधे सरल सवाल पूछना शुरू किया। क्या वह सरप्राइज किसी के लिए था? हिमारी अचानक शांत हो गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि वह पहले ही बहुत कुछ बोल चुकी है। फिर काय ने पूछा कि क्या ये कोई ऐसी चीज थी जो सिर्फ जंगल में ही मिल सकती थी? हिमारी ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ बयां कर दिया।
इसके बाद काई ने पूछा कि वह बस उसे क्यों नहीं बता देती कि उसे क्या चाहिए। अगर उसे जंगल से कुछ चाहिए तो वह उसके लिए ला सकता है। ये सुनते ही हिमारी की आंखें चमक उठी, इससे पहले कि वह इसे छुपा पाती। कई को एक बच्चे को इस तरह अपनी बातों में फंसाने के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वैसे भी वह उस वाइपर को मारने के लिए जंगल में जा ही रहा था, तो रास्ते में कुछ उठा लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार हिमारी थोड़ा करीब झुकी और फुसफुसाते हुए सच बता दिया। वह सरप्राइज उसकी माँ के लिए था। यही वजह थी कि हिमारी खुद मीरा से पूछने के बजाय सीधे काय के पास आई थी, और हिमारी को ढेर सारी हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां चाहिए थी। यही कारण था कि अगर कोई दुकान पर औषधीय जड़ी बूटियों का एक बड़ा ढेर लेकर आता तो दुकान उन्हें रिकवरी मेडिसिन में बदल सकती थी। हिमारी वह मेडिसिन अपनी माँ को एक थैंक यू गिफ्ट के रूप में देना चाहती थी। इसी वजह से हिमारी हाना छुपकर जंगल में गई थी। वे अपनी माँ के लिए हीलिंग हर्ब्स इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन गांव के आसपास की जड़ी बूटियां हमेशा पूरी तरह से चुन ली जाती थी। इसलिए वे जंगल के खतरनाक हिस्से में और गहरे चली गईं। वही वह जगह थी जहां वाइपर के स्केल यानी उसकी केंचुल से हाना का हाथ कट गया था। कई ने जल्दी ही एक आसान हल ढूंढ निकाला। उसने हिमारी से अपनी आंखें बंद करने को कहा। हिमारी ने उस पर भरोसा किया और तुरंत अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली। फिर काई ने उस कसाई से एक छोटी बोतल ली, अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके कुछ रिकवरी मेडिसिन बनाई और उसे उसके अंदर डाल दिया। चूंकि वह पहले से ही समझ चुका था कि ये कैसे करना है, इसलिए ये बहुत आसान था। जब हिमारी ने अपनी आंखें खोली तो काई ने वह मेडिसिन उसे थमा दी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसका चेहरा खिल उठा और वह खुशी से कूदने लगी। इसके बाद मीरा ने काई को बताया कि हिमारी ने वादा किया है कि वह फिर कभी छुपकर जंगल में नहीं जाएगी। उसने ये भी कहा कि हाना के ठीक होने के बाद वह हाना से भी यही बात कहेगी। अब सिर्फ एक ही समस्या बची थी, वह वाइपर। कई ने तुरंत ही इससे निपटने का फैसला किया। वह उस वाइपर का शिकार करना, इवॉल्व होना और साथ ही गांव की रक्षा करना चाहता था। लेकिन जब काय जाने वाला था, हिमारी ने उसे पकड़ लिया और रोने लगी। उसने उससे न जाने की भीख मांगी और कहा कि वह भी उसके साथ आना चाहती है। काय ने उससे वादा किया कि वह वापस आएगा। इस बात ने आखिरकार उसे शांत कर दिया। फिर उन्होंने अपने टेंटिकल को उसके हाथों से टकराकर एक छोटा सा वादा किया। इसके बाद काई और वह कसाई वाइपर को ट्रैक करने के लिए निकल पड़े। वह रास्ता उन्हें एक बेहद डरावनी जगह पर ले गया। हर तरफ पेड़ टूटे हुए थे और जमीन काली पड़ चुकी थी, क्योंकि वाइपर का जहर धरती में पिघल चुका था। ये देखकर काई को अंदाजा हुआ कि हाना जिंदा बचकर बेहद किस्मत वाली रही। उसके पास जरूर थोड़ी बहुत पॉइजन रेजिस्टेंस रही होगी। वे वाइपर के स्केल्स का पीछा करते रहे, लेकिन अचानक रास्ता खत्म हो गया। वह वाइपर जमीन के अंदर जा चुका था। तभी उस कसाई ने लापरवाही से एक जरूरी बात बताई। उस वाइपर के मांस में एक ऐसी गंध थी जो मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। काई तुरंत ही असली सच समझ गया। उस कसाई ने पहले भी उस गंध का इस्तेमाल किया होगा। इसका मतलब था कि वह एंजल रैबिट वहां अचानक प्रकट नहीं हुआ था। उस कसाई ने शायद काई को खुले में आने पर मजबूर करने के लिए उसे वहां लुभाने के लिए बेट यानी चारे का इस्तेमाल किया था। कई ने उसे इस बात के लिए टोका, लेकिन बहुत हल्के से, क्योंकि यह उससे लड़ने का समय नहीं था। उन्हें अभी भी एक वाइपर को मारना था, इसलिए उन्होंने चारा डाल दिया। सबसे पहले एक गॉब्लिन दिखाई दिया। कसाई ने उस गंध को गॉब्लिन की तरफ और जंगल में गहराई की ओर स्प्रे कर दिया। जल्द ही पेड़ों से एक जोरदार सरसराहट की आवाज आई। फिर एक विशालकाय सांप बाहर निकला। वह साफ तौर पर गॉब्लिन से कहीं ज्यादा ताकतवर था। एक ही बाइट में उस वाइपर ने पूरे गॉब्लिन को जिंदा निकल लिया। काई ने तुरंत हमला कर दिया। उसने उस पर भाले जैसे टेंटिकल्स दागे जो जहर और पैरालिसिस से भरे थे, लेकिन वाइपर ने बड़ी आसानी से चकमा दे दिया। फिर वाइपर ने पलटवार किया। उसने अपनी पूंछ को एक कोड़े की तरह घुमाया, जबकि उसका सिर और ऊपरी शरीर बमुश्किल ही हिला। काई ने अपने शरीर को चपटा करके और जमीन में पिघलकर खुद को बचाया। इसके बाद वे एक गतिरोध में फंस गए। काई एक मध्यम दूरी पर ना रहा। वाइपर की पूंछ उस तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन काई भी वाइपर तक नहीं पहुंच पा रहा था। काई ने जहर थूका, वाइपर ने भी जहर थूका। दोनों जहर हवा में टकराए, लेकिन काई का जहर पहले गायब हो गया। वाइपर का जहर ज्यादा ताकतवर था। काय धीरे धीरे हार रहा था। वह न तो करीब जा पा रहा था और न ही दूर जीत पा रहा था। फिर उसे एक बात का एहसास हुआ। वह वाइपर पूरी तरह से अंधेरे में जमीन के नीचे रहता था। इसका मतलब था कि वह शायद देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करता था। वह एक सांप था, इसलिए वह जरूर हीट यानी गर्मी को महसूस करता होगा। तो काय ने अपनी पूरी ताकत से आग का इस्तेमाल किया। उसने हर तरफ लपटें फूंक दी, जिससे पूरा इलाका आग के दरिया में बदल गया। हवा में गर्मी भर गई और वह वाइपर घबराने लगा। काई तुरंत समझ गया, आग ही उसकी कमजोरी थी। वाइपर हर दिशा में पागलों की तरह अपनी पूंछ पटकने लगा, लेकिन काय को यह लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी। अगर उसने बहुत लंबा इंतजार किया तो आग फैल जाएगी और पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। इसलिए काय सीधे लपटों के बीच कूद गया
हर तरफ गर्मी होने की वजह से वाइपर अब उसे ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था। कई ने उसके सिर पर 2 टेंटिकल से निशाना साधा। अगर वह सिर को कुचल देता तो सांप मर जाता, लेकिन वाइपर ने अपनी पूंछ से उसे ब्लॉक कर दिया। कई ने बार बार हमला किया, लेकिन वाइपर बहुत तेज था। उसने काई के हर वार को हवा में उड़ा दिया। इसी के साथ काई की लपटें अब धीरे धीरे कम होने लगी थीं। अब काई एक गंभीर मुसीबत में फंस चुका था।